मेघालय के निर्दलीय विधायक सिंटार क्लास सुन का शुक्रवार को कोरोना से निधन हो गया। सुन मावफ्लॉन्ग से विधायक थे। उन्होंने कोरोना जांच करवाई थी, इसमें वो पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और मावंगप में अपने आवास पर उनकी मृत्यु हो गई। विधानसभा के एक अधिकारी के मुताबिक निर्दलीय विधायक सिंटार क्लास सुन ने कोई टीका नहीं लिया था। ये राज्य के 7 गैर टीकाकरण वाले विधायकों में शामिल थे। सुन पर्यावरण पर विधानसभा समिति के अध्यक्ष और राष्ट्रीय फुटबॉलर यूजिनसन लिंगडो के पिता थे। उनकी राजनीति के बारे में बात की जाए तो 2016 में राज्य पीएचई के मुख्य अभियंता के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद वह राजनीति में शामिल हो गए थे। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में मावफ्लॉन्ग सीट से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा था। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मावफ्लॉन्ग के माननीय विधायक सिंटार सुन ने सार्वजनिक सेवा में प्रशंसनीय काम किए थे। उनके परिवार, प्रियजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। बता दें कि सुन के निधन के बाद 2018 के बाद से वर्तमान विधानसभा ने 5 सदस्यों को खो दिया है। 2018 में कांग्रेस विधायक क्लेमेंट मारक की मृत्यु हो गई थी। वहीं अध्यक्ष टोनकुपर रॉय ने 2019 में अंतिम सांस ली। इसी साल कांग्रेस के 2 और विधायक डेविड एनोंगरुम और 2 आजाद जमान का 2 फरवरी और 4 मार्च को निधन हो गया था। मणिपुर पुलिस और 31 असम राइफल्स की एक संयुक्त टीम ने शुक्रवार तड़के मणिपुर के चुराचंदपुर जिले में एक सशस्त्र समूह सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ कुकीलैंड (SDF) के एक स्वयंभू कमांडर इन चीफ को मार गिराया और उसके अंगरक्षक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार जिले के न्यू लमका इलाके के खोमिनथांग गांव में एक साथी के साथ SDF के शीर्ष कमांडर की आवाजाही के बारे में विशेष इनपुट के आधार पर संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। गोलीबारी लगभग 2 बजे शुरू हुई जब सुरक्षा कर्मियों ने एक घर को घेर लिया जहां विद्रोही छिपे होने की सूचना मिली थी। संदिग्धों ने पुलिस दल पर गोलियां चलाई। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि गोलीबारी बंद होने के बाद सुरक्षा दल घर में दाखिल हुए और एक व्यक्ति को मृत पाया। उसकी पहचान समूह के स्वयंभू शीर्ष कमांडर लेटमिनतांग हाओके पुर्फ बोथांग के रूप में हुई है। लुंगोसी चोंगलोई, जिन्हें बोईथांग का अंगरक्षक कहा जाता है, घायल पाए गए और उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें इलाज के लिए इम्फाल भेजा गया। खाद्य तेलों पर अब इम्पोर्ट ड्यूटी में 5.5% की कमी की गई है। इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने का असर देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में खाने के तेल के भावों में कमी आएगी। केंद्र ने राज्यों से तेल के भावों में पारदर्शिता रखने और जमाखोरों के खिलाफ सख्ती बरतने को भी कहा है। केंद्र सरकार ने आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आने वाले त्योहारी सीजन में एडिबल ऑयल यानी खाने का तेल सस्ता हो सकता है। केंद्र सरकार ने एडिबल ऑयल पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया है। खाद्य तेलों पर अब इम्पोर्ट ड्यूटी में 5.5% की कमी की गई है। सरकार के इस कदम से खाद्य तेल की कीमतों में नरमी आएगी। लंबे समय से खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आने वाले समय में इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने का असर देखने को मिल सकता है। मध्य माह में खाने के तेल के भावों में कमी आ सकती है। असम राइफल्स में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। इसके असम राइफल्स रिक्रूटमेंट 2021 लिए कार्यालय महानिदेशक असम राइफल ने ग्रुप बी एंड सी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों असम राइफल्स रिक्रूटमेंट 2021 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे असम राइफल की आधिकारिक वेबसाइट assamrifles.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों असम राइफल्स रिक्रूटमेंट 2021 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे असम राइफल की आधिकारिक वेबसाइट assamrifles.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों असम राइफल्स रिक्रूटमेंट 2021 पर आवेदन आज यानी 11 सितंबर से शुरू हुई है। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 1230 पद भरे जाएंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 25 अक्टूबर तक का समय मिलेगा। वहीं फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी यही होगी। इसके लिए परीक्षा का आयोजन 1 दिसंबर 2021 को होगा। एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किए जाएंगे। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट assamrifles.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को देश के कई प्रमुख राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति और ट्रांसफर के आदेश जारी किए। कुछ राज्यपालों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह पद बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे देने के बाद खाली हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह सेना के उप प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे। नागालैंड के राज्यपाल आरएन रवि, जो 2014 से नगा शांति वार्ता के लिए केंद्र के वार्ताकार रहे हैं, के अचानक तमिलनाडु में स्थानांतरित होने पर नागालैंड के लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। निवासी इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि चल रही नगा शांति प्रक्रिया किस ओर जा रही है। क्या नवीनतम विकास प्रक्रिया को तेज करेगा या इसे रोक देगा? केंद्र ने गुरुवार को प्रशासनिक बदलावों की एक श्रृंखला में नागालैंड के राज्यपाल आरएन रवि को तमिलनाडु के अगले राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दाखिल खारिज म्यूटेशन प्रविष्टि से किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं मिलता है। यह केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है। किसी संपत्ति के दाखिल का अर्थ स्थानीय नगर निगम या तहसील प्रशासन के राजस्व रिकॉर्ड में स्वामित्व का हस्तांतरण या परिवर्तन है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि इस पर भी विवाद नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि इस पर भी विवाद नहीं हो सकता कि वसीयत के आधार पर अधिकार का दावा वसीयत करने वाले की मृत्यु के बाद ही किया जा सकता है। कानून की प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार म्यूटेशन प्रविष्टि किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं देती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद है और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन प्रविष्टि की मांग की जाती है, तो जो पक्ष स्वामित्व या अधिकार का दावा कर रहा है, उसे उपयुक्त अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। न्यायालय ने कहा कि आवेदक के अधिकारों को केवल सक्षम दीवानी अदालत के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। अदालत के निर्णय के आधार पर जरूरी म्यूटेशन प्रविष्टि की जा सकती है। देश की दूसरी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली मुंबई में रेप के बाद मारपीट का शिकार हुई महिला की करीब 30 घंटे बाद हॉस्पिटल में मौत हो गई है। आरोपी ने रेप के बाद महिला के प्राइवेट पार्ट पर रॉड से गंभीर रूप से हमला किया था। पीड़ित महिला का मुंबई के राजावाड़ी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मुंबई में रेप पीड़िता करीब 30 घंटे बाद अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर रॉड से हमला किया था। इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें आरोपी पीड़िता पर हमला करते और उसे एक पिकअप वैन में अधमरी हालत में फेंक कर फरार होता नजर आ रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी मोहन चौहान को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल किया है। एफआईआर दाखिल करने के बाद सीसीटीवी फुटेज का आधारित और आणखी गोपनीय इंफॉर्मेशन का आधारित में एक आरोपी को अरेस्ट किए थे। आरोपी का नाम है मोहन चौहान। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए डीजीपी को एक पत्र लिखकर मामले में कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। सितंबर है, जो कि एक महत्वपूर्ण तारीख है। साल 1893 में इसी दिन महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिस पर आज भी हम भारतीयों को गर्व होता है। उन्होंने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। आज उनके इस भाषण की वर्षगांठ है। स्वामी विवेकानंद अपने इस भाषण से पूरी दुनिया भर में छा गए थे। इस अवसर पर शिल्लों के लाबान बत्ती बाजार में एक केंद्र ने देश में ड्रोन परिचालन के नियमों को और आसान बना दिया है। सरकार ने ड्रोन परिचालन के लिए भरे जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी है और लिए जाने वाले शुल्क के प्रकारों की संख्या 72 से घटाकर 4 कर दी है। केंद्र ने देश में ड्रोन परिचालन के नियमों को और आसान बना दिया है।
सरकार ने ड्रोन परिचालन के लिए भरे जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी है और लिए जाने वाले शुल्क के प्रकारों की संख्या 72 से घटाकर 4 कर दी है। ड्रोन नियमों को आसान बनाने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरा मानना है कि इस समय सड़क पर चलने वाली टैक्सियों की तरह ड्रोन नीति के तहत हमें भी हवा में टैक्सियां नजर आ सकती हैं। सिंधिया ने कहा कि रक्षा और गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन प्रौद्योगिकी ब्यूरो ड्रोन रोधी तकनीक पर काम कर रहे हैं। हम लोग ने घोषित की है ई-बीकैस और ई-जीसीए की जो पॉलिसी है 8 मुद्दे उस पर है और 4 मुद्दे रिफॉर्म के आधार पर। तो ये 16 मुद्दों का एक 100 दिन का कावियाद मैंने बनवाया है। एयर टैक्सी और स्काई टैक्सी ड्रोन का भविष्य है। विश्व भर में अभी उसके प्रति फंडिंग हो रहा है और आने वाले दशक के अंदर जब भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ड्रोन कैपिटल विश्व का बनेगा 2030 तक, मुझे विश्वास है कि जब वो टेक्नोलॉजी आएगी तो प्राथमिक तौर से भारत में ही आएगी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। The 16 green zones are where these drones are going to operate. Those are only in our current district, Vikarabad district, where these drones will operate. Together with the state government, we are developing the interactive airspace map, which will identify very clearly and distinctly the green zones, the yellow zones and the red zones. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि संविधान के समावेशी आदर्शों को हासिल करने के लिए न्यायपालिका में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना होगा। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक नए भवन परिसर में उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ न्यायपालिका में इतिहास बनाया गया था। पिछले महीने कहा कोविंद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में 33 में से 4 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में सबसे अधिक है। इन नियुक्तियों ने भविष्य में भारत की एक महिला मुख्य न्यायाधीश के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। आज उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कुल 33 न्यायाधीशों में 4 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में आज तक की सर्वाधिक संख्या है। इन नियुक्तियों में भविष्य में एक महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। सामान्यतया महिलाओं में न्याय प्रकृति का अंश अधिकतम होता है, भले ही इसके कुछ अपवाद भी होते हों। उनमें हर किसी को न्याय देने की प्रवृत्ति, मानसिकता व संस्कार होते हैं। मायका हो, ससुराल हो, पति हो, संतान हो, कामकाजी महिलाएं सबके बीच संतुलन बनाते हुए भी अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के उदाहरण प्रस्तुत करती है। के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।